Hello दोस्तों, welcome to my channel Prefinity. Today we are going to discuss polity questions from CDS 1 2025 और ये क्वेश्चंस मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल के हैं। कुछ कुछ जो बॉडीज के ऊपर है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है, बट ओवरऑल द क्वेश्चन लेवल वाज मॉडरेट। देखिए पहला क्वेश्चन ही देखते हैं, 81 में आया था, मतलब 81 क्वेश्चन नंबर है पहला, जो पॉलिटी में था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये ऑफिशियल पेपर है, ऑफिशियल पेपर के ही स्क्रीनशॉट्स लिए हैं मैंने, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स इंट्रोड्यूस जीएसटी, देखो जीएसटी 2017 में आया था, तब से चला ही जा रहा है, देख रहे हो। तो कितनी बार आ चुका है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है, 101। तो आंसर विल बी ए। अब देखिए आपको मैंने एक ये लेक्चर कराया था, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को एक साथ कवर किया था, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई थी और 40-50 मिनट्स में हमने कवर कर लिया था। तो इसमें देखिए आप 101, देखिए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या है, इंट्रोड्यूस जीएसटी, आर्टिकल 279 ए, और बाकी आर्टिकल्स भी मैंने यहाँ बताए थे, 246 ए में था, इस 279 ए जीएसटी काउंसिल थी, ठीक है, जीएसटी काउंसिल। आप मुझे कमेंट करके बताना जीएसटी काउंसिल में सेंटर की कितनी जो वोट परसेंटेज है, तो सेंटर के पास कितनी पावर है और स्टेट्स के पास कितनी पावर है। 246 में था, 269 में था, 279 ए में था, ये तीन आर्टिकल्स अदर देन जीएसटी काउंसिल 279 ए के अलावा इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ये मैंने करा रखी है ये वीडियो, और ये बहुत फेमस भी है। जिसको नहीं पता है, अगर मेरी वीडियो नहीं भी देखी है, तो स्टिल 101 से लेकर के गाइस और 106 तक ये सारे अमेंडमेंट, इवन 100 भी, 100 से 106 तक सारे अमेंडमेंट आपको याद होने चाहिए। Then guys, this question, which one of the following UN agency has received Nobel Prize more than once? अब देखो, अगर आप ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू, बट ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन जो सीडीएस का पेपर दे रहा है या फिर सिविल सर्विसेज के जो एस्पायरेंट्स हैं, उनको ये क्वेश्चन अब टफ नहीं लगना चाहिए। क्यों? अब देखिए आपको मैं ये कहूंगा, एक जादू टाइप का मैजिक दिखाता हूँ, और इसके बाद देखिए अब CDS 1 2025 में ये क्वेश्चन आया कि नोबेल प्राइज मोर देन वस, ये इसको मिला है डी, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज वाले हैं ये, ठीक है। अब देखिए CDS 1 2024 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज ट्वाइस, यही है, मोर देन वंस ट्वाइस, इसमें सी है यूएनएचसीआर। अब इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, तो इसमें ये तो नहीं होगा आंसर में, मतलब इसको तो 2 बार मिला है, बाकी अब इसमें से आपको देखना है। तो मतलब सेम ऑप्शंस के गाइस चार चार क्वेश्चंस, तो इससे ज्यादा रिपीटेशन क्या कहेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग पीवाईक्यू को देख के नहीं जाते। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन तो पता ही है, हाई कमीशन, हाई कमीशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजीज। इसको 2 बार मिला है नोबेल प्राइज, कब कब मिला है गाइस, सेम। अब थोड़ा सा और इसके बारे में, 1954 एंड 1981, ठीक है। और बाकी इसका आंसर भी ये हो गया, इसमें से ये नहीं होगा। तो पीवाईक्यू का देख रहे हैं, तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड गाइस, चलिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने नोबेल प्राइज, जो जिसने इस क्वेश्चन का आंसर, ये मैं सर्च कर रहा था, तो गाइस इसमें क्या है कि इसको तो 54 और 81 में मिला है यूएनएचसीआर को। देन जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आईएलओ, कहाँ पे लिखे, यही लिख देते हैं, देखो आईएलओ, इसको मिला है नोबेल प्राइज 1969 में, ठीक है। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको नोबेल प्राइज मिला है 2020 में, ठीक है। एंड यूएन जो एचसीआर है, इसको तो मिला ही है, इसको मिला है यूएनएचसीएफ, देखो एक तरफ लिख लेते हैं, आईएलओ को मिला है 1969 में,
देखो यूपीएससी जब इतना इंटरेस्टेड है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसको मिला है 2020 में। देने की यूनिसेफ, तो यूनिसेफ को मिला है इस 1965 में। अब देखिए इन क्वेश्चन को देखिए आप, सिमिलैरिटी में दिखाता हूँ आपको। आईएलओ इसमें भी है, इसमें भी है। डब्ल्यू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसमें भी है, इसमें भी है। और यूएनएचसीआर इसमें भी है, इसमें भी है। ये यूनेस्को जो है, यूनेस्को, यूनेस्को को ये अलग से लाया है। और यूनेस्को ना इस क्वेश्चन में है, ना 82 में है, ना इस वाले 22, ना 82, किसी में भी नहीं है यूनेस्को। इसका मतलब इसका आंसर यूनेस्को है। जिसने पीवाईक्यू भी किया होगा ना ये वाला सीडीएस 2024 वाला, तो वो बता देगा हाँ कि 3 मैंने पढ़े थे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, आईएलओ, यूएनएचसीआर, एक इसमें यूनिसेफ था। ठीक है, यूनिसेफ को 1965 में मिला था चिल्ड्रंस फंड के लिए। यूनिसेफ क्या है गाइस? चिल्ड्रंस फंड। तो अब गलती मत करना, इसमें मैंने सारे बता दिए। आईएलओ को मिल चुका है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को रिसेंटली मिला है 2020 में। और जो हमारा यूएनएचसीआर है इसको 2 बार मिला है 54-81 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसको मैं ये कहूँगा कि ये सिविल सर्विसेज के लिए, सीएससी के लिए, सीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट लाइकली है, रेलेवेंट है एकदम। आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस करिएगा कि ये क्या आप कर पा रहे हैं। देखो, सीबीसी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अभी मैं दिखाऊंगा इसका सॉल्यूशन। देखो, कमिटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीसी हैज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एज वन ऑफ द मेंबर्स। वो नहीं कह रहा चेयरपर्सन, एक मेंबर है उसका। देन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कभी कभी लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन अपोजिशन इन लोकसभा। देखो सर्टेन सर्कमस्टांसेस बोल रहा है, ठीक है। द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन अपोजिशन इन लोकसभा कैन बी ऑन द कमिटी टू रिकमेंड सीबीसी। अब देखो, सीबीसी में लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, बट समटाइम्स क्या होगा कि अगर 10% वोट नहीं मिले लीडर ऑफ अपोजिशन के पास, जो अपोजिशन पार्टी है उसके पास 55 वोट्स नहीं है, तो क्या होगा गाइस? लीडर ऑफ अपोजिशन डिफाइन नहीं होगा, तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी अपोजिशन में, उसको क्या होगा, उस लीडर को रखा जा सकता है सीबीसी की अपॉइंटमेंट कमेटी में। तो वो अभी इसने बोला सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में तीनों सही है, ऑल थ्री विल बी द आंसर। इसको आप अच्छे से कर लीजिए। और इसको मैं दिखा देता हूँ गाइस, मेरे एक खुद के नोट्स हैं। मैं सोच रहा था कि उसकी वीडियो बना दूं, बट एक्चुअली क्या है कि वो थोड़े से हौच पौच है, क्योंकि मैंने उसमें बाद में टेस्ट सीरीज जब सॉल्व करी थी, सब कुछ किया था, तो उसमें वैल्यू एडिशन किया था। बहुत लिटिल बिट हौच पौच कहूँगा, कुछ कुछ टॉपिक, सब नहीं। जो जैसे पार्लियामेंट वाला पार्ट है उसमें काफी एडिशन हुआ था, वो हो सकता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत है। अगर आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे अगर मुझे, तो रिक्वेस्ट, तो मैं वो एक वीडियो ले आऊंगा, 1-1.5 घंटे 2 घंटे में उससे पूरी पॉलिटी रिवाइज हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा गवर्निंग काउंसिल, ये नीति आयोग का क्वेश्चन है, सॉरी नीति आयोग, ये सीबीसी है। देखो सीबीसी की साइट है ऑफिशियल, ठीक है, उसमें सीबीसी के बारे में मैंने पूरा कंटेंट डाल दिया है। और इसमें आप देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट का इसमें रोल होता ही है। देखो, हाँ, ये देखिएगा, इस कह रहा सीबीसी एक्ट विद सीबीसी एक्ट कब आया था गाइस? सब कुछ देख लेते हैं हम सीबीसी के बारे में, शुरू से ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो शुरू से पढ़ लेते हैं। कमीशन इज ए यूनिक एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट इम्पोजिंग इटसेल्फ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। गवर्नमेंट खुद पे, ये इंपॉर्टेंट है गाइस मेंस के लिए भी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ फार रीचिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन विल। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अपने ऊपर ऑब्लिगेशन लगा रही है, और फार रीचिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन फ्री विल। जीएल नंदा फॉर्मर होम मिनिस्टर था, उसने ये बात कही थी। इन 1997 इन द वेक ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अ रिट पिटीशन filed by public interest श्री विनीत नरेन and other in हवाला केस। हवाला केस में जो थे रिट पिटीशन, the government promulgated the ordinance in 1998 and the ordinance conferred the statutory status to CBC with the power to exercise with the powers to exercise superintendence over functioning of Delhi special police establishment। जो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बनी है। आप लोग, अगर आपको पता है, सर्च करके मत बताइएगा, पता है तो कमेंट करके बताइएगा। After the bill was passed by both the houses of parliament and with the assent of president, CVC Act 2003 came into effect। ठीक है, 2003 में आया था ये। With CVC Act coming into effect, CVC
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिकम अ 3-member बॉडी, ठीक है, विद सेंट्रल विजिलेंस, जैसे इलेक्शन कमिश्नर 3 मेंबर है, 3 एक इलेक्शन कमीशन, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, तो एक है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर, एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय, यहाँ से पढ़िएगा, appointed by president on recommendation of high powered committee consisting of PM, minister of home affairs and leader of opposition in house of people, that is lok sabha। तो क्या है गाइस, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और हाई पावर्ड जो कमिटी होगी उसमें पीएम होगा, देन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एमएचए, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड देन लीडर ऑफ अपोजिशन, और सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पोजीशन नहीं है तो वहां क्या होगा, अपोजिशन पार्टी का लार्जेस्ट। और इसमें ये भी देख लीजिए कि सीवीसी एक्ट कन्फर्स adequate independence and functional autonomy to the commission in the line with articles 6 and 36 of UNC against corruption, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ये एग्जाम में लिख सकते हैं आप, मेंस के लिए, एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के एग्जाम्पल के लिए। वेयर बाय ratifying countries need to be ensure an independent preventive anti corruption authorities in the countries, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है इसको भी हमने रेटिफाई कर लिया। तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा अच्छा क्वेश्चन था, यूपीएससी हो सकता है कुछ इसमें गलती करके दे आपको, और आप लोग इसका आंसर, कई लोग ओनली 2 भी बोल रहे थे, ओनली 2 वाला पार्ट, बट मुझे लगता है तीनों सही है। 3 में सब लोग डाउट कर रहे थे, बट मुझे सही लग रहा है, मेरे हिसाब से ओनली 3 होगा। आप लोग भी अगर आपको लगता है कुछ और है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। देखो, इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी एज डिसाइडेड बाय यूएनजीए, देखो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब डिसाइड है, देखो इसमें कोई फैक्ट रटने वाली बात नहीं है, इसका आंसर सीधे सी है, 15 दिसंबर, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, 15 सितंबर है, सितंबर याद रखिएगा, तो भी एक ही ऑप्शन है सितंबर का, ऐसे कुछ भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। देन नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन है। अब देखिए, कह रहा है नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर इज ए चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग काउंसिल, देखो पीएम उसका हेड होता है, ये सबको पता है, लेकिन ये डाउट होगा दूसरे में कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज ए मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख के मेंबर हैं। अब देखिए, कुछ नहीं है, फर्स्ट आर्टिकल, आपको कोई भी बॉडी पढ़नी है ना तो फर्स्ट आर्टिकल ऑफ देयर पेज, देखो ये नीति आयोग का ऑफिशियल पेज है, उसका बस फर्स्ट आर्टिकल देखिए, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंप्राइजेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स। देखो गवर्निंग काउंसिल में कौन है, गवर्निंग काउंसिल में पीएम है, सीएम है, कहाँ के स्टेट्स, और यूटीज वेयर लेजिस्लेचर है, यूटीज विद लेजिस्लेचर, देखो एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर। देन देखो ये वाला डैश सब जगह लग रहा है, मतलब ये सब है। देन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूटीज, और क्या है गाइस, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूटीज, यही तो दिया है उस क्वेश्चन में, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूटीज, और अदर यूटीज लद्दाख, पौंडीचेरी, अदर लद्दाख, चंडीगढ़, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर। देन एक्स ऑफिसो मेंबर्स, वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग, फुल टाइम मेंबर्स नीति आयोग स्पेशल इन्वाइटीज, ये सारे हैं। ये 2015 फरवरी 2015 में बनी थी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन फरवरी 2021। द गवर्निंग काउंसिल के ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और प्लेटफॉर्म करता है इंटरसेक्टरल इंटर डिपार्टमेंट फेडरलिज्म के बारे में पता होगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में ये मतलब कोऑपरेट कराने की, कोऑपरेटिव करने की कोशिश करता है, मेंटेन द बेटर रिलेशनशिप। देखो so far 9 meetings of governing council chaired by honorable prime minister have been held, facilitated shaping India's development agenda collaboratively। तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूटीज हैं। अब ये अदर यूटीज ये लिखेगा थोड़ी कौन कौन है, बस लेफ्टिनेंट गवर्नर इज ए मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल, अदर यूटीज में आ गया ना, अदर यूटीज। तो मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए, ऑफिशियल आंसर की नहीं है बट आंसर सी होना चाहिए, मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। इसका भी आंसर ऑल 3 होना चाहिए, 83 का मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाया। देन गाइस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट। देखो, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, हाँ स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इट हैज ए मैंडेट टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन, वुमेन के जो सेफगार्ड्स हैं उसको रिव्यू करना है,
और ये नहीं करेगा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन तो कौन करेगा? देन इट हैज ए मैंडेट टू एडवाइस गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग। मैंडेट है कि गवर्नमेंट को एडवाइस करना है। एडवाइस तो ये कुछ भी कर सकता है, गवर्नमेंट इससे कोई सी भी एडवाइस ले सकती है, इवन अदर देन वुमेन भी ले सकती है। तो वुमेन के लिए तो एडवाइस लेगी ही लेगी ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। तो गाइज इसका आंसर ऑल थ्री होगा, डी आंसर। इसमें कुछ ज्यादा सोचने को नहीं था, बस ये तीन स्टेटमेंट्स है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन 1993 में बनी थी ये, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। आप लोग अलग से चाहे तो पढ़ सकते हैं। गाइज मैंने अपने नोट्स में ये चार पांच नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, चार पांच और सात आठ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बहुत बहुत इनके मेंबर्स हैं, कब रिटायर होंगे, कितनी पावर्स हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, कब बने थे, कौन सी, ये एकदम लिखे थे। और मैं एग्जाम से पहले बस वो रिवाइज करके जाता हूँ। तो वो बहुत अच्छे नोट्स हैं गाइज। आप बोलोगे तो मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करके नोट्स शेयर कर दूंगा। लेक्चर के बिना अगर नोट शेयर करूंगा तो इतना आप लोगों को फायदा नहीं मिल पाएगा। उसको मैं समझा दूंगा तब आप उसको पढ़ेंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। देखो ये सिविल सर्विसेज 2024 का रिपीटेड है। मैं नहीं बताऊंगा वो कौन सा क्वेश्चन था, वो सबको पता होना चाहिए। उसमें पूछा था कि जो 2002 में कौन कौन से जो लैंग्वेज है वो ऐड हुए थे। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज। लेटेस्ट मतलब 2002 में, लेटेस्ट 2 या 3 मान लीजिए, 2 या 3 में। लेटेस्ट एडिशन टू बी इंक्लूडेड इन 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल क्या है गाइज? 8 शेड्यूल है लैंग्वेजेस, जिसमें हमारे लैंग्वेजेस हैं 22 लैंग्वेजेस हैं। ये गाइज अभी न्यूज में भी है। इसमें अभी जो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस है, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है रिसेंटली। अभी 5 अदर लैंग्वेजेस को, प्राकृत वगैरह को दिया गया है, प्राकृत, असमीज और मराठी। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ऊपर की प्राकृत एंड पाली और वो, और नीचे की तो गाइज अब सारी स्टेट्स हो गई। देखो नीचे के जो है वो केरला, तो केरला की मलयालम हो गई, मलयालम क्लासिकल लैंग्वेज में गाइस। तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ा हो गई, देन मराठा हो गई, तो मराठी लैंग्वेज। देन उड़ीसी भी हो गई, उड़ीसा की उड़िया। उड़िया तो पहले से ही थी। तो ये 6 तो नीचे के हो गए गाइस। उसके बाद ऊपर प्राकृत है, संस्कृत है, संस्कृत है गाइस। देन अलग से प्राकृत और पाली, असमीज, एक बंगाली। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसको अब इसमें इस क्लासिकल लैंग्वेज में एक स्टेटस भी कम कर दिया है। जो उसका अपना स्टडी होता है ना, ओन लिटरेचर, जो ओन लिटरेचर होना चाहिए, वो जो कंडीशन है, इसको गाइस ड्रॉप कर दिया गया है कि अब वो अगर किसी से लिया भी होगा लिटरेचर लेकिन ओल्ड होगा, बाकी रेस्ट कंडीशन, जो रेस्ट 3 कंडीशंस थी वो फुलफिल भी होगी तो भी इसको क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया जा सकता है। तो गाइस 8 शेड्यूल में देखिए लेटेस्ट कौन सी है। देखो आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो 1992 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, इसमें क्या है गाइस? इसमें है नमक। नमक करके याद करिए, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। और जो देन 92nd है गाइस, ये इसको आप लोग वेरीफाई करना 2002 में। और 3 में जो ऐड हुआ है वो कौन सा है गाइस? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बोडो डोगरी मैथिली संथली। तो मैथिली 2002 में लेटेस्ट एडिशन हुआ है इसमें। आंसर विल बी ए, ठीक है। तो मैथिली लेटेस्ट एडिशन है, तो मैथिली शुड बी द आंसर। ये सिविल सर्विसेज का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यू गाइस शुड नॉट डू एनी मिस्टेक। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही है। 92nd अमेंडमेंट। तो देखो ये मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ाए थे उसमें अलग से लिखे थे जब वो आए थे। ये देखिए ये 8 शेड्यूल के मैंने अलग से लिख दिए थे सारे इंपॉर्टेंट। ये देखिए 21st, इसको आप देखिए 21st, 71st, 92। इसमें क्या है? सिंधी, इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। ये मैंने अलग से लिख दिए थे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ये पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली। अगर किसी को नहीं मिलेगी तो यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल शेयर अगेन, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा में किसकी सबसे ज्यादा सीट है? अब देखिए एमपी तमिलनाडु की पॉपुलेशन इतनी, एमपी और आंध्रा की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको बिहार तमिलनाडु में डाउट होना चाहिए, ठीक है। और ये एग्जाम में इसका कोई तरीका नहीं है याद करने का, मतलब
ट्रिक। इसमें बस ये याद रखिए किसकी पॉपुलेशन, वो भी 1971 के सेंसस के हिसाब से चल रहा है। तो 1971 के सेंसस के हिसाब से कितनी थी, क्योंकि जो फ्रीज कर दी गई थी नंबर ऑफ सीट्स 1971 सेंसस के हिसाब से, 2002 के जो सेंसस हुई थी उसमें जो डिलिमिटेशन हुआ था उसके बेसिस पे बाउंड्री चेंज हुई थी, बट नंबर ऑफ सीट्स इज फिक्स इन एवरी स्टेट। ठीक है, तो गाइज बिहार में 16 है और तमिलनाडु में 18 है, इसको आप याद कर लेना, अब आगे गलती नहीं होनी चाहिए। ये पीवाईक्यू में आया है 2023 में, आंध्रा, ये आंध्रा का आया था, आंध्रा और पुडुचेरी वगैरह का आया था। ठीक है, तो बिहार में कितना है गाइस 16 और तमिलनाडु में 18। आंध्रा का बता देता हूँ, आंध्रा और मध्य प्रदेश दोनों में 11 है। ठीक है, 11 राज्यसभा सीट्स है, तो आंसर विल बी डी। देखो इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में है, इंडिया ने अभी इसको क्या कर दिया है, इंडिया ने इसको कह दिया कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, और उसको इंडिया ने रेटिफिकेशन से मना कर दिया। अब हम उसको, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी नाउ। ठीक है, तो इसमें क्या है, द टर्म ईस्टर्न रिवर्स, अब देखो 3 ईस्टर्न रिवर्स ऊपर की जो थी और ये नीचे की, और वेस्टर्न रिवर्स, उसको उसमें क्या किया था कि वो जो ऊपर की 3 रिवर्स होंगी वेस्टर्न, उसको पाकिस्तान यूज कर सकता है और नीचे की 3 इंडिया यूज करेगा। अब ऊपर की कौन थी, वेस्टर्न, देखो वेस्ट ऐसे है ना, आपने पढ़ा होगा, इंडस सबसे ऊपर है, देन जे सी आर बी सी, देखो जे सी बी करके याद करा, बीच में आर बी सी, मतलब जे सी बी आप लोग पढ़ते हैं, जे सी बी, और फिर एक रेड ब्लड्स है, तो आर बीच में घुसता है जेसी के, ऐसे करके याद कर लीजिए। बाकी झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलुज, आर बी एस है सी की जगह, आर बी एस, तो वो ऐसे ही हो जाता है, जेसी बी होता है उसमें आर बी एस घटा घुसा देते हैं, तो जेसी आर बी एस झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलुज, जब याद रहता है। इसके एंशियंट हिस्ट्री के नेम भी याद कर सकते हैं, वितैसिर, पुरुषनी, और ब्यास का है विपस्ता, नहीं ब्यास का क्या है इस विपाशा एंड सतुद्री, और झेलाम का है वितस्ता, और छिनाब का है अस्किनी। ये याद कर सकते हैं गाइज, इंपॉर्टेंट होते हैं, एंशियंट नेम आता है, एंशियंट नेम पीवाईक्यू में बहुत आया है। तो जो ऊपर की 3 रिवर हैं ये, दीज थ्री, ये क्या कहेंगी, वेस्टर्न, एंड देन, नहीं सॉरी, ये इंडस है ना पहले, ये ऊपर की 3, दीज आर वेस्टर्न एंड दीज आर ईस्टर्न। ठीक है, तो वेस्टर्न रिवर कौन सी है, इंडस, झेलम चेनाब सही है, एंड ईस्टर्न रिवर्स कौन सी है, सतलुज, व्यास, रावी सही है, तीनों सही है। आंसर विल बी दोनों सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में रेटिफाई की गई थी, और ये दोनों स्टेटमेंट इसकी सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है बट इजी है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हर कोई पढ़ता है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह रहा है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 हैज एडेड राइट टू एजुकेशन इन द डीपीएसपी, और कह रहा है राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। अब देखो पहले 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लेते हैं, ये देखो यही खुला पड़ा है। देखो इसमें क्या है, हाईलाइट करता हूं मैं, हाईलाइट पे ध्यान देना। मेड फंडामेंटल राइट आर्टिकल 61A, राइट टू एजुकेशन, मेड एजुकेशन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, और आर्टिकल 45 की लैंग्वेज को चेंज किया और एक ड्यूटी ऐड करी 51A के पार्ट में, कि ड्यूटी में क्या किया कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि एजुकेट करें अपने चिल्ड्रन को, और 45 में क्या डाला है गाइज कि अप टू 6 इयर्स पेरेंट्स शुड गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स कि वो बच्चे स्कूल में आए, स्कूल एजुकेशन मिले अप टू 6 इयर्स। फिर 6 to 14 को फंडामेंटल राइट बनाया गया है, इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं। देखो कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन डीपीएसपी में बनाए, गलत है। डीपीएसपी में राइट कैसे आएंगे, आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, 1 काटिए, 1 गलत होगा तो ए और सी दोनों गलत हो गए, बी और डी में आंसर होगा। अब कह रहा है देखो राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन, कह रहा है दोनों ही फंडामेंटल राइट्स हैं, दोनों ही, नहीं ये भी गलत है। देखो राइट टू एजुकेशन एफआर है और राइट टू वर्क जो है वो डीपीएसपी। ठीक है, देखो मैं बता देता हूं आपको, जो राइट टू वर्क है इट इज अंडर आर्टिकल 41 डीपीएसपी।
ठीक है। राइट टू एजुकेशन, गाइज मैंने आपको एक वो कराई है फंडामेंट, एक डीपीएसपी की शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, बहुत छोटी वीडियो है, फंडामेंटल राइट की भी कर लेंगे, एक जुडिशरी की भी कर लेंगे। वैसे तो मैंने एक बहुत अच्छा पॉलिटी का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, आप लोग उसमें देख लेना। उसमें मैंने फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट वाला पार्ट और इनिशियल स्टेट्स वाला पार्ट, वो सारे कवर किए बहुत डिटेल में, और 2 घंटे में कवर कर दिए गाइज, इससे ज़्यादा की जरूरत ही नहीं थी। तो राइट टू एजुकेशन क्या है गाइज? इट इज़ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 86 में ऐड हुआ था। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन इस पे बढ़िया 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। दोनों स्टेटमेंट गलत है इसमें, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट स्टेट क्या इंक्लूड करता है। देखो अभी मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा दूंगा। देखो स्टेट एज पर आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट्स इंक्लूड क्या है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। देखो पार्लियामेंट होगा तो स्टेट लेजिस्लेचर होगा ही, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज होगा नहीं होगा ये आपको डाउट होगा, बट गाइस सब होते हैं। आंसर इसका सी होना चाहिए कि सारे स्टेट में आते हैं। आर्टिकल 12, अभी हम देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोल लेता हूं मैं, पहले इसमें ये दिखा देते हैं आर्टिकल 41 जब खुलाई है। देखो आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, मतलब राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, स्टेट shall within the limits of economic capacity and development make effective provisions for right to work, education and public assistance in case of employment, old age, sickness, सबके लिए disablement, इन सब के लिए क्या करेगी? विद इन देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है। देखो ये 43A है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये बाद में ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये लोग, ये आप जरूर देखिएगा। देन गाइस 43B भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। देखो 45, इसकी चेंज हुई लैंग्वेज, अब क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 years। इसमें राइट टू एजुकेशन नहीं है ना, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में चला गया, उसको भी देख लेते हैं। तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, यही सब, यही आपका ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। ब्रह्मास्त्र कहते हैं ना कि उसका कोई तोड़ नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि इसका कोई तोड़ नहीं है। कौन सा आर्टिकल चल रहा है? देखो आर्टिकल 21A। देखो 21 कितना सा है, बस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 2 लाइन लिख दी, और राइट टू एजुकेशन 2 लाइन लिख दी। सुप्रीम कोर्ट का जब वाइडर इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तब इसमें वो होगा, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। देखो स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन पहले ही लिख दिया आर्टिकल 21A, और उसका मतलब समझाया कि प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 years इन सच मैनर एज स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, लॉ से जैसे डिटरमाइन करेगी। तो ये भी देख लिया हमने। अब आर्टिकल 12 देख लेते हैं। ये तो सारे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आ गए डायरेक्ट। देखो ये रहा आर्टिकल 12, स्टेट का देखना। देखो गवर्नमेंट, द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, लोकल अथॉरिटीज, इतना ही पूछा है। क्या क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, ठीक है, देन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट, देन स्टेट लेजिस्लेचर, देन बॉडीज लोकल बॉडीज और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड अदर अथॉरिटीज। ये वाइडर इंटरप्रिटेशन हो जाएगा अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल लिख लेते हैं। तो ये है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए पार्लियामेंट, स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट्स, इसमें पार्लियामेंट भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, दोनों है, स्टेट लेजिस्लेचर ये भी है, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर भी है एक ऑप्शन, ठीक है। तो ये सारे हैं, आंसर शुड बी डी, सॉरी आंसर शुड बी सी, 1 2 3 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के ऊपर है ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। पार्लियामेंट प्रिविलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि स्पीकर एम्पावर्ड है टू रेफर टू सीओ मोटो ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेजेस के लिए, स्पीकर इज एम्पावर्ड। देखो स्पीकर फाइनल डिसीजन लेता है पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के ऊपर, ये सही है एकदम। देन द क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम्स ऑफ द लिस्ट। देखो द क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज गिवन प्रायोरिटी
ओवर अदर बिजनेसेस इन लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रिविलेज में प्रायोरिटी दी जाती है। देन थर्ड, प्रिविलेज एक्सटेंड्स फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव अरेस्ट एंड डिस्टेंस। मतलब प्रिविलेज का मतलब है कि आपको कभी अरेस्ट ही नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी मर्डर कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि आपको कुछ अरेस्ट ही नहीं होगा आपको, नहीं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज डज नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर क्रिमिनल लॉ। ठीक है, सिविल लॉ में फिर भी आपको मिल सकता है, क्रिमिनल लॉ में नहीं मिलेगा, नॉट इन क्रिमिनल लॉ। ठीक है, जैसे यूएपीए है और एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यूएपीए। तो ये दोनों एक्ट हैं जिसको अभी मर्ज भी कर दिया है, तो यूएपीए यूआपा बनाया नया। तो आंसर शुड बी सी, 1 और 2। इट इज माई, देखो ये मेरी रिसर्च है गाइस, ये हो सकता है कुछ आंसर एक आध गलत भी हो जाए इसमें से, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजर्नमेंट मोशन के बारे में पूछ रहा है। एडजर्नमेंट मोशन, यार देखो, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस ऑन एनी रिसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। देखो सॉफ्ट स्टेटमेंट है और सही भी है। देन अर्जेंटमेंट मोशन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर होगा। देखो आपको है ना वेग ढूंढना है अभी। देखो मोशन कैन बी इन्वॉक्ड ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, एनी मैटर दैट मे बी इवन विदिन द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में होगा, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में चला जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए। द चेयरमैन हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन। देखो चेयरमैन का अप्रूवल होता है एडजर्नमेंट मोशन के लिए। ये आप चेयरमैन से बोलेंगे कि आई वांट टू, चेयरमैन की मर्जी है, ही शुड अलाउ इट और नॉट। ठीक है, तो आंसर शुड बी सी, 93 का। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, और ये जो पार्लियामेंट में जब करेंगे तो इट मस्ट रिलेट टू यूनियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनियन गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स में होना चाहिए वो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी इन्वायरमेंट आ गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए है? एमिशन रिडक्शन, ओजोन के लिए नहीं है, इसके लिए अलग है। मॉन्ट्रियल वगैरह है, किगाली बाद में आया है। क्लोरोफ्लोरो यही ओजोन वाला हो गया, नहीं। बायोडाइवर्सिटी के लिए दूसरा है, नागोया एंड काटाजीना और वो सब है इसके लिए, तो ये नहीं होगा। देन आंसर शुड बी ए, एमिशन रिडक्शन। ठीक है, एक और देख लेते हैं कि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, बॉर्डर्स को किसने डिमार्क किया था? भाई रेड क्लिफ लाइन, डुरांड किसके गाइस? अफगानिस्तान के साथ है। 1990 1892 में हुआ था ये। मैकमोहन चाइना के साथ है गाइस, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये पाकिस्तान के साथ है, तो आंसर शुड बी ए। देन नेक्स्ट, मुकुंदरा रेड्डी। ये सारे क्वेश्चन इस पेज के कर ही लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट डॉक्टर मुकुंदर रेड्डी, अ फ्रीडम फाइटर नॉट करेक्ट। मुकुंदर रेड्डी के बारे में गलत कौन सा है? नॉट करेक्ट कह रहा है। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट, देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तुक्का भी मार रहे हैं, आपको नहीं पता। फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट एडमिटेड इन मेंस कॉलेज। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेचर इन ब्रिटिश इंडिया, हो सकता है पॉजिटिव है। शी वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल, हो सकता है, बट शी वॉज ऑनर्ड विद भारत रत्न, जरूरी नहीं है दिया हो, पद्मश्री दिया हो, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। शी वॉज नॉट अवॉर्डेड भारत रत्न, आंसर शुड भी इसका डी होना चाहिए, इनकरेक्ट ही पूछा है। देन लास्ट गाइस, ये जो स्टेटमेंट है, सिंस द वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज द माइंड्स ऑफ मैन दैट द डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। मतलब दिमाग में लड़ाई स्टार्ट होती है, बाद में फील्ड पे आती है। दिस ऑब्जर्वेशन फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। ये गाइस जो है यूनेस्को का है। ठीक है, ये यूनेस्को का प्रियम्बल है, इसको आप लोग देख लेना, यूनेस्को काफी न्यूज में भी रहता है। ठीक है, तो वॉर बिगिंस इन माइंड्स ऑफ मैन, इट इज द माइंड्स ऑफ मैन दैट द डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी, तो दिमाग से ही डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो आंसर शुड बी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द हिस्टोरिकल कंटेंट और ओरिजिन ऑफ कोर्ट इज यूनेस्को। रुक जाओ, ये तो यूएन क्या है, यूनेस्को बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आंसर गलत मार रहा हूँ। यूएनईएससी है ये तो। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए इसका? यूनेस्को होना चाहिए। यूनेस्को कौन सा ऑप्शन है? बी, यू एन ई एस सी ओ, यूनेस्को।
एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, यही तो हेरिटेज साइट्स वगैरह को जो रिकॉग्नाइज करता है। तो आंसर शुड बी बी, नॉट डी। ये तो यूएनईसी है, एटॉमिक एनर्जी का तो कोई फर्जी है। डब्ल्यूएचओ का क्या मतलब है उससे यार, वॉर से। मेन बी और डी में आपको डाउट हो सकता है, और बी में भी इकोनॉमिक सोशल है, कुछ इतना लग नहीं रहा, लेकिन हाँ डी डी फर्जी बनाया है उसे जानबूझ के, ऐसा कुछ नहीं होता। सो फाइनली यहाँ पे हमारा एनालिसिस खत्म होता है। नीति आयोग का सीबीसी का देख लिया आपने, ये क्वेश्चन देख लिया। सीबीसी के बारे में और भी है। फिर ये सीडीएस 2 का देखो, सीडीएस 2 का यही क्वेश्चन था, इसका हम कर चुके हैं कि नॉट अवॉर्डेड, ये अलग से घुसाया है यूनेस्को बीच में। ठीक है, तो इसको हम करेंगे गाइज, नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे इसको। ठीक है, इसमें भी अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन हैं, बट गाइज डायरेक्ट कुछ, अभी 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्ट पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन से आने क्वेश्चन कम हो रहे हैं। मतलब डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि राज्यसभा में सीट्स कितनी है, अमेंडमेंट्स पूछ रहा है। बट हाँ, आर्टिकल 12 जैसे पूछा, ये आर्टिकल 21 डीपीएसपी से पूछा, तो हाँ वो तो बहुत जरूरी है ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू गो थ्रू न्यूज, जो करंट में है उससे रिलेटेड पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे सीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नीति आयोग, इन पे 3 क्वेश्चन आए हैं सीबीसी, तो इनको आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कितना जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो मैं खोल देता हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और नीति आयोग की साइट पे जाके आप लोग अलग से भी पढ़ लेना, इसका भी ले लीजिए। सीबीसी, सीबीसी के लिए तो मुझे लगता है इतना बहुत है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन देता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो हम यहीं पे अपना डिस्कशन एंड करते हैं गाइज, और काफी मजा आया। सीडीएस 1 का हम पॉलिटी का कर चुके हैं, मैं पॉलिटी का ऐसे ही सारे पेपर डिस्कस कर दूंगा, मतलब 7 से 8 पेपर जरूर डिस्कस करूंगा। अभी सीएपीएफ के 3 पेपर और सीडीएस के 4 पेपर, मतलब 4-3-7 पेपर हो जाएंगे, और आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए प्रीलिम्स के लिए, और हम लोग यहीं अलविदा लेते हैं। थैंक यू।